स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जो कि दोनों नेचर के एतबार से सोशल साइंसेज हैं, इनके दरमियान ताल्लुक़ क्या है और इनके दरमियान किस हद तक जो है इख्तलाफ पाया जाता है या किस हद तक फ़र्क पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और इस चैनल की वसातत से आप तक मुख्तलिफ नौइयत की पॉलिटिकल साइंस से रेलिवेंट जो वीडियोस हैं वो पहुंचती रहती हैं, और आपका कीमती फीडबैक भी जो है वो हम तक पहुंचता रहता है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। जी, तो व्हाट इकोनॉमिक्स इज़, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स क्या है? दैट इज़ द साइंस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो मादी दौलत का जो इल्म है उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ साइंस ऑफ मटेरियल वेल्थ। आइए देखते हैं कि नई डेफिनेशन हमारे पास भी है। इकोनॉमिक्स डील्स विद सच activities of men as production of wealth, consumption of wealth, and distribution of wealth and exchange of wealth produced by him individually or collectively। तो इकोनॉमिक्स जो है, जो कि एक मटेरियल वेल्थ की साइंस है, उसके बारे में क्या कहा गया है कि इकोनॉमिक्स डील्स विद सच एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। तो इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान की, इंडिविजुअल की ऐसी सरगर्मियों को जो है डील करता है विच बिलोंग्स टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। दौलत कैसे पैदा की जाती है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कैसे है, और कंजप्शन ऑफ वेल्थ क्या है कि दौलत का खर्च कहाँ पे किया जाता है, उसको कंज्यूम कहाँ पे किया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और दौलत की तकसीम कैसे की जाती है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, और दौलत का तबादला आपस में अफराद कैसे करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजप्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय हिम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। तो यानी वो दौलत, वो वेल्थ जिसको कोई फ़र्द इंडिविजुअली प्रोड्यूस करता है या कलेक्टिवली प्रोड्यूस करता है, उस दौलत की प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी कंजप्शन कैसे होती है, उसकी फिर मुख्तलिफ अफराद के दरमियान सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है या एक्सचेंज कैसे होती है, इस चीज़ का जो इल्म है उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक्स डील्स विद द क्वेश्चन हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड मनी एंड द वे पीपल मेक मनी। तो इकोनॉमिक्स जो है किस किस्म के क्वेश्चन से जो है इसका ताल्लुक है, इसका वास्ता है। इकोनॉमिक्स डील्स विद द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है जी? हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड मनी, लोग मनी, दौलत, रुपया, पैसा कैसे जो है वो अर्न करते हैं, कैसे कमाते हैं, एंड हाउ पीपल स्पेंड देयर मनी, और वो अपनी दौलत को, अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को खर्च कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इस चीज़ का जो इल्म है उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एंड द वे पीपल मेक मनी, और वो तमाम जो तरीके हैं जिनके ज़रिए दौलत कमाई जाती है, दौलत इकट्ठी की जाती है, उनके ऊपर भी जो है इकोनॉमिक्स जो है बहस करता है। तो दौलत कमाने, दौलत खर्च करने, या वो तमाम जो मेथड्स हैं, वो तमाम जो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए दौलत कमाई जाती है, इकट्ठी की जाती है, इकोनॉमिक्स जो है उन सब से जो है वो बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। इकोनॉमिक्स इज़ ए सोशल साइंस दैट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज़ ए सोशल साइंस। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस भी सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, एथिक्स है। तो ये सारी क्या हैं? सोशल साइंसेज हैं। जितनी भी सोशल साइंसेज हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जो है रिलेशनशिप भी है, और एक ख़ास हद तक जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ ए सोशल साइंस दैट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो अशिया हैं, जो गुड्स हैं, और जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं,
उनकी प्रोडक्शन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी कंजप्शन के मतलब जो इल्म होता है, जो साइंस है, उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर टू हाईली एंड क्लोजली रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट सोशल साइंसेस। तो पॉलिटिकल साइंस जो हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ जो है हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स का जो है आपस में तल्लुक क्या है। तो क्या है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर टू हाईली एंड क्लोजली रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट सोशल साइंसेस। तो पहली बात क्या है कि पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर बोथ सोशल साइंसेस। दोनों जो है ये सोशल साइंसेस हैं और ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं और ये इंटरडिपेंडेंट हैं। इकोनॉमिक्स जो है उस वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर, और जो पॉलिटिकल साइंस है वो उसको इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस बहुत सारा जो डाटा है वो जो मुआशी सरगर्मियाँ होती हैं, मुआशी जो मामलात होते हैं, जो मुआशी लेन देन होता है, उनसे पॉलिटिकल साइंस अपना डाटा लेता है और जो इकोनॉमिक्स है वो अपना बहुत सारा डाटा जो है वो पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटिक्स से जो है वो लेता है। द टू कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इस कदर ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं और इस कदर ज़्यादा जो है ये इनके दरमियान इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है डैट द टू कैन नॉट बी सेपरेटेड। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी रियासत की सियासी सूरत हाल को देखना हो, उसका जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, या उसका जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं या पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उसका एनालिसिस जो है करने के लिए ज़रूरी होता है कि उस मुल्क की जो इकनॉमिक कंडीशन है उसको भी स्टडी किया जाए। और अगर किसी मुल्क की आप इकनॉमिक कंडीशन को कि वो अच्छी है, बुरी है, जैसी वैसी भी है, उसको आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को और वहाँ की पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किए बगैर जो है जो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनको जो है सही तौर पे नहीं समझ सकते। तो दोनों को जो है दोनों एक दूसरे के से अलग नहीं हो सकती। दे आर बाउंड्रीज ओवरलैप एंड क्रॉस। उनकी जो बाउंड्रीज हैं, जो पॉलिटिकल साइंस की जो बाउंड्रीज हैं और जो इकोनॉमिक्स की बाउंड्रीज हैं, ये ओवरलैप करती हैं। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो अपनी हदूद से निकल कर पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस जो है या पॉलिटिक्स जो है वो अपनी हदूद से निकल कर वो इकोनॉमिक्स की हदूद में जो है वो दाखिल होता है। और इसलिए जो है कहा जाता है कि द टू यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्राम ईच अदर। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। इन द अर्ली ग्रीक स्टेट्स इकोनॉमिक्स वाज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर विच द टर्म पॉलिटिकल इकोनॉमिक वाज पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज यूज्ड। तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ जो रिलेशनशिप है बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये कुछ जदीद दौर की पैदावार नहीं है, एक सदी दो सदी की बात नहीं है, बल्कि इसका आगाज़ जो है वो एंशियंट ग्रीस से होता है, कदीम यूनान से होता है। तो इन द अर्ली ग्रीक सिटी स्टेट्स, जो कदीम यूनान की जो सिटी स्टेट्स थी, उसमें इकोनॉमिक्स वाज रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एंशियंट ग्रीस है, कदीम यूनान के अंदर जो है जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए पॉलिटिक्स की टर्म इस्तेमाल होती थी। बाद में वक्त के साथ साथ जो है इसकी जो जैसे जैसे सब्जेक्ट की ओरिजिन होती गई, तो फिर पॉलिटिक्स के लिए की जगह के पॉलिटिकल साइंस की टर्म जो है वो इस्तेमाल होने लगी है। इसलिए यहाँ पे पॉलिटिक्स की टर्म इस्तेमाल की गई है। दोबारा देखिएगा, इन द अर्ली ग्रीक सिटी स्टेट्स इकोनॉमिक्स वाज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर विच द टर्म पॉलिटिकल इकानमी वाज यूज्ड। तो कदीम यूनान के अंदर जो है, एंशियंट ग्रीस के अंदर जो है पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक्स है डेट वाज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इन दोनों का जो मुश्तरका रिलेशनशिप है और ये इनके दरमियान इस कदर ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, इस वजह से दोनों उलूम को मुश्तरका तौर पे जो है इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती थी पॉलिटिकल इकानमी, यानी सियासी मईशत या सियासी मुआशियात की टर्म जो है वो इस्तेमाल होती रही है। और आज आज जो है ये बाकायदा तौर पे एक अलग डिसिप्लिन के तौर पे जो है पॉलिटिकल इकानमी जो है उसको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है आज भी इसको पढ़ाया जा रहा है।
तो इससे अंदाज़ा होता है कि दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ किस कदर ज़्यादा जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। इन मॉडर्न टाइम्स द अफिनिटी बिटवीन द बोथ सब्जेक्ट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 18th सेंचुरी। तो मौजूदा दौर के अंदर जो है अगर इसका तज्ज़िया किया जाए, एनालिसिस किया जाए या इसकी ओरिजिन को देखा जाए, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है पॉलिटिकल साइंस के दरमियान, पॉलिटिकल साइंस और इकनॉमिक्स के दरमियान जो अफिनिटी पाई जाती है, जो दोनों के दरमियान मुश्तरका खसूसियात की वजह से, मुश्तरका इनके जो फ़ीचर्स हैं, कॉमन फ़ीचर्स की वजह से जो इनके दरमियान रिलेशनशिप पाई जाती है, जो अफिनिटी पाई जाती है, द बोथ सब्जेक्ट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 18th सेंचुरी। तो ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 18वीं सदी के अंदर जो है इसको ट्रेस किया जा सकता है। एंड स्पेशली इन द वर्क ऑफ क्लासिक इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ नेम्ड वेल्थ ऑफ नेशंस। तो एडम स्मिथ जो है जिसने 1776 को जो है उसकी ये किताब जो है मंजर यहाँ पे आई थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। और एडम स्मिथ ने जो है जब इसका आगाज़ किया, इसको पब्लिश करवाया, तो वहाँ से जो है ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं इनके दरमियान जो गहरा ताल्लुक़ है उस किताब से भी, उसके वर्क से भी जो है बड़ा नुमाया तौर पे जो है नज़र आता है। ही कंसीडर्ड इकोनॉमिक्स एज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और एडम स्मिथ जो है उसने अपने वर्क द वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर जो है इसको क्लियर किया कि जो इकोनॉमिक्स है डेट इज़ ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है और जदीद दौर के अंदर जो है आज यूनिवर्सिटी के अंदर इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे भी पढ़ाया जाता है। लेकिन जो मैं बात पहले कर रहा था कि अगर आप इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं, किसी भी रियासत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो मुआशी हालात हैं और उसके अंदर जो मुआशी सरगर्मियाँ होती हैं, जो उसके मुआशी मामलात हैं, उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसके पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझें। क्योंकि रियासत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और उस पॉलिटिकल सिस्टम की जो कारकर्दगी है, वो डायरेक्टली जो है वो उस रियासत के इकोनॉमिक सिस्टम को जो है इन्फ्लुएंस करती है, उसके ऊपर असरअंदाज होती है। और जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो उस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। वो तमाम रियासतें जिनके मुआशी हालात ठीक होते हैं उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है बड़ा एक्टिव होता है। और वो तमाम रियासतें जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो, पॉलिटिकल सिस्टम अपने जो फंक्शंस हैं वो ज़िम्मेदारी के साथ पूरी कर रखा हो, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल हो और वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है हुकूमतें कायम होती हों, तब्दील होती हों, तो उन रियासतों के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी डेवलप्ड होता है, वो भी तरक्की याफ्ता होगा या बड़ी हद तक जो है वो बेहतर होगा उन रियासतों के मुकाबले में जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है या उनकी पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की अगर सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर आप देखें कि स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, उसके उसके अंदर इस्तेहकाम नहीं पाया जाता। आए रोज़ यहाँ पे हुकूमतें जो हैं तब्दील होती रहती हैं, तो इसके जो बरह रास्त असरात होते हैं वो पाकिस्तान के मुआशी हालात के ऊपर पड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो भी जो है वो रोज़ बरोज़ जो है ख़राब होती जा रही है। तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर, जैसा अभी मैं बात कर रहा था कि ये ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ जो है ये बात जो की गई है और इसी वाले से इसको कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इस ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल इकोनॉमी इज डेट ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज that studies the relationship between individual and society and between market and state। तो जो सब्जेक्ट है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये भी बेसिकली सोशल साइंस है। जैसा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का जो मुश्तरका जो इल्म है, जो मुश्तरका इनकी साइंस, दोनों के उलूम के मिलाने से जो नई चीज़ डेवलप होती है, जो जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम दिया गया है, वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान जो है वो तल्लक देखा जाता है, एंड बिटवीन मार्केट एंड स्टेट। और जो मुआशी इकोनॉमिक मार्केट है उसका स्टेट के साथ क्या तल्लक है, स्टेट की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इकोनॉमिक मार्केट है उसको इस्तेहकाम देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए। तो दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ इंतहाई गहरे जो हैं तरीके से जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा जो है
वो अफिनिटी जो है वो पाई जाती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस अबाउट द स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन यहाँ पे की गई है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। रियासत के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस है, रियासत के अंदर जो सियासत होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, उनकी उसकी जो स्टडी है, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? रियासत के अंदर होने वाले जो सियासी मामलात हैं, जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, जो सियासी मामलात होते हैं, जिस तरीके से रियासत को चलाया जा रहा होता है, उसको उसको उसकी स्टडी जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो रियासती सरगर्मियों का जो मुतालिया है, रियासती सरगर्मियों की जो स्टडी है, उसको आप पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल वो चाहे थ्योरेटिकली चीज़ों की हो या वो प्रैक्टिस की हो। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम जो रियासत से मतलब जो मुख्तलिफ थेरीज पाई जाती हैं, या रियासत के अंदर जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है, इन दोनों की जो स्टडी है वो पॉलिटिकल साइंस है अबाउट द स्टेट। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस का डायरेक्टली जो रिलेशन है, ताल्लुक है, वो स्टेट के साथ है। अब नेक्स्ट देखिएगा, एंड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड, एलोकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्टेट। रियासत के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी मुआशी सरगर्मियाँ होती हैं, उन तमाम मुआशी सरगर्मियों को स्टेट कंट्रोल करती है। और पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टडी ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस रियासत का इल्म है, और उस रियासत के अंदर होने वाली जितनी भी मुआशी सरगर्मियाँ हैं, मुआशी मामलात हैं, उन सब को जो है स्टेट कंट्रोल करती है। तो इस तरह जो है पॉलिटिकल साइंस और स्टेट इकोनॉमिक्स के दरमियान जो है बहुत क्लोज रिलेशनशिप और अफिनिटी जो है वो पाई जाती है। तो क्या है? वाइल इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोर्सेज, जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, उनको एलोकेट कैसे किया जाएगा, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है बाय स्टेट एंड सोसाइटी और इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो है ये साबित होता है कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, और इनके दरमियान जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कोलैबोरेशन जो है वो पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न स्टेट आर इकोनॉमिक इन नेचर। तो आज की जो रियासत है, जिस रियासत के अंदर आज हम रह रहे हैं, उसके जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो कौन से हैं? वो कौन से हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। किसी भी रियासत के अंदर देखें तो उस रियासत को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है जिसका सामना है वो कौन सा है? वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न स्टेट आर इकोनॉमिक बाय नेचर, और मेजर काजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द थर्ड वर्ल्ड आर इकोनॉमिक इन नेचर। दूसरी बात क्या गया है कि थर्ड वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं जो तरक्की पजीर हैं, या जिनके जिनके जो मामलात हैं स्टेबल नहीं हैं, जिनको हम तीसरी दुनिया के मालिक कहते हैं, गैर तरक्की याफ्ता जो मालिक हैं, पसमानदा जो पॉलिटिकल कल्चर हैं, तो वहाँ पे जितने भी उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, वो मुल्क इसीलिए ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, सियासी इस्तेहकाम नहीं पाया जाता, और उनका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो डेमोक्रेटिक नहीं होता। तो अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होने की वजह से, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, उस वजह से जो है ये कंट्री जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार होते हैं। और वहाँ पे वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, दे आर इकोनॉमिक इन नेचर। तो उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे अदम इस्तेहकाम जो है, जो पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है वहाँ के जो मुआशी हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। अगर किसी मुल्क के मुआशी हालात ठीक हों तो उसके सियासी हालात भी ठीक हो जाते हैं, और अगर किसी मुल्क के सियासी हालात ठीक हों तो वहाँ के मुआशी हालात भी ठीक हो जाएंगे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और इकनॉमिक्स किस तरह जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोबारा देखिएगा, मेजर काजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द थर्ड वर्ल्ड आर इकोनॉमिक इन नेचर। और नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये जदीद दौर की जो है वो एक टर्म है, जदीद दौर की ये पैदावार है, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, फलाही रियासत, हैज़ आल्सो बिन शेप्ड लार्जली बाय
इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो एक वेलफेयर स्टेट कैसे कायम होगी, इसका बरह रास्त ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, वो उस मुल्क के, उस रियासत के मुआशी हालात के साथ है, मुआशी सरगर्मियों के साथ है। क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट के अंदर जो है रियासत बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अपने हाथ में ले लेती है। मसलन लोगों को एक वेल स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको उनकी तफरीह के मौके जो हैं उनको फ्राहम करना, ये सब रियासत की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो रियासत इन तमाम ज़िम्मेदारियों को उसी सूरत में अपने हाथ में ले सकती है जब उसकी मुआशी हालत जो है बेहतर होगी। तो एक वेलफेयर स्टेट जो है, आप यूँ समझें कि वेलफेयर स्टेट की जो इमारत है वो खड़ी होती है उस मुल्क की मुआशी हालत के ऊपर। तो अगर उस मुल्क के मुआशी हालात ठीक हैं तो यकीनन वो एक वेलफेयर स्टेट हो सकती है। लेकिन अगर एक मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं हैं, उसकी मईशत ठीक नहीं है, वहाँ के मुआशी मामलात ठीक नहीं हैं, तो वो कभी भी जो है वो रियासत एक वेलफेयर स्टेट में तब्दील नहीं हो सकती। वेलफेयर स्टेट में तब्दील होने के लिए जो पहली और बुनियादी शर्त है वो ये है कि वहाँ की जो मुआशी हालात हैं, मुआशी मामलात हैं, वो ठीक हों और वहाँ पे मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो अरूज के ऊपर हों और उन मुआशी सरगर्मियों के ऊपर ही जो है एक वेलफेयर स्टेट की इमारत जो है वो तैयार की जाती है। डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड कंसेप्ट्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशंस एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग्स। जैसा अभी मैं ये बात बता रहा था कि जो किसी भी रियासत के जो मुआशी मामलात होते हैं, जो उसके जो इकनॉमिक कंडीशन होती है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी तरह दूसरी तरफ क्या है कि जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं या इकनॉमिक कंसेप्ट्स होते हैं आर आल्सो इफ़ेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशंस एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इकनॉमिक कंसेप्ट्स होते हैं, वो उस मुल्क के सियासी निज़ाम से, उस मुल्क की जो सियासी कंडीशन है, सियासी हालात हैं, या उस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है या पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग होती है, उससे उस मुल्क के मुआशी हालात, उस मुल्क की मुआशी सरगर्मियाँ और वहाँ के जो सियासी मामलात हैं वो बरह रास्त जो हैं वो उससे मुतासर होते हैं। तो इस हवाले से जो है ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा जो है वो करीब हैं और इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट जो है वो नहीं किया जा सकता। Dear students, a modern democratic welfare state regulates even those sectors of economic life which were regarded outside the scope of legal action a century ago. जो मॉडर्न स्टेट है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है या मॉडर्न जो वेलफेयर स्टेट है या जो मॉडर्न लिबरल स्टेट है, वो क्या करती है, रेगुलेट्स इवन दोज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ विच वर रिगार्डेड आउटसाइड द स्कोप ऑफ लीगल एक्शन ए सेंचुरी अगो। यानी वो मामलात जो एक सदी पहले रियासत के ज़ुमे नहीं थे या रियासत उनको उनका नोटिस नहीं लेती थी, तो जब से एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट पैदा हुआ है तो अब जो है, अब जो रियासत है वो ऐसे मामलात को भी, ऐसे मुआशी मामलात को भी अपने कंट्रोल में ले रखी है जो एक सदी पहले या उससे कुछ अर्सा पहले जो है रियासत का उनके साथ कोई कंसर्न नहीं होता था। तो इसलिए रियासत जो जितनी भी जो मुआशी सरगर्मियाँ होती हैं सब कुछ है वो बरह रास्त खुद रेगुलेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके बगैर एक वेलफेयर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो कायम जो है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास है एडम स्मिथ वाज एन 18th सेंचुरी स्कॉटिश फिलासफर। तो एडम स्मिथ जो है उसका तल्लुक 18th सेंचुरी के साथ है और उसका तल्लुक स्कॉटलैंड के साथ था। वो स्कॉटलैंड का एक फ़िलासफ़र है। ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकनॉमिक्स। तो उसको जदीद इकनॉमिक्स का जो है वो बानी कहा जाता है या जदीद इकनॉमिक्स का जो है उसको बाप कहा जाता है। स्मिथ इज़ आल्सो फेमस फॉर हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो स्मिथ, जो एडम स्मिथ है, उसकी जो वजह शोहरत है और जिस वजह से ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इकनॉमिक्स, तो वो उसकी किताब है, वो उसका वर्क है विच इज़ नोन एज द वेल्थ ऑफ द नेशंस। तो उसकी किताब जो है वो जो है उसने उसकी जो वजह शोहरत है एडम स्मिथ की, तो बेसिकली उसका वो काम है जिसको
वेल्थ ऑफ नेशंस का नाम दिया गया है। और इस काम की वजह से ही उसको जो शोहरत मिली और उसी वजह से जो है उसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो कहा जाता है। और स्मिथ्स राइटिंग्स वर स्टडीड बाय 20th सेंचुरी फिलासफर्स, राइटर्स एंड इकोनॉमिस्ट्स। जो एडम स्मिथ है उसने जो काम किया है, उसकी जो वेल्थ ऑफ नेशंस है या उसने जो बाकी इकनॉमिक्स के ऊपर काम किया है, आज के दौर के अंदर जो है जो मुख्तलिफ इकनॉमिक फ़िलासफ़र्स हैं, पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं, राइटर्स हैं या इकॉनमिस्ट हैं, वो सब जो हैं वो एडम स्मिथ के उस काम को स्टडी करते हैं। उसके काम को स्टडी किए बगैर जो है वो इकनॉमिक्स को नहीं समझ सकते। उसको स्टडी किए बगैर वो इकनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको सही तौर पे नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो है जो इकनॉमिक्स के हवाले से जो एडम स्मिथ की जो सर्विसेज हैं वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके मतलब आपका जो फीडबैक है, फीडबैक मीन्स कि आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लाजमी तौर पे बताया करें कि ये वीडियो जो है आपके लिए किस हद तक जो है वो मुफीद साबित हुई है या इसको किस तरह जो है मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। अगर आपको इसके अंदर कोई ख़ामी नज़र आ रही हो तो उसकी भी निशानदेही कर दिया करें। अगर आपको वीडियो आप समझते हैं कि ये उनके लिए बड़ी यूज़फुल है तो फिर भी जो है अपना अपने कमेंट्स के ज़रिए जो है अपने फीडबैक के ज़रिए जो है हमें ज़रूर बताया करें ताकि हमारी इससे हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद जो है अच्छी वीडियोस जो है हम लेकर आइएगा। वंस अगेन थैंक यू। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह हाफिज़।